हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 8। और बताना चाहूँगा कि ये पार्ट आपके इस चैप्टर का जे प्रक्रम का सबसे लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन को, जो उत्सर्जी तंत्र, एक उत्सर्जन तंत्र होता है और उस उत्सर्जन तंत्र को ही हमें आज की वीडियो में पढ़ना है। तो उत्सर्जन तंत्र अब आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर आपका फिगर बना हुआ है और इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये एक्चुअली नेफ्रॉन होता क्या है, पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। और हाँ, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो ये क्या होता है? ये बहुत सारे, देखो हमारे शरीर में क्या होता है, किडनी होती है। किडनी क्या होती है? दो किडनी होती है, मतलब कि एक जोड़ी किडनी होती है। इनको हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं। और ये जो नेफ्रॉन है, जिस तरह तंत्रिका कोशिका में हमने बताया था कि बहुत सारी तंत्रिका कोशिका मिल करके एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक उसी प्रकार ये बहुत सारे, मतलब कि 1 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन मिल करके क्या करते हैं, किडनी में जो किडनी होती है, वृक्क होता है, उसमें 1 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना है जो आपकी बुक में भी बनी हुई है। तो ये किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, तो वो पूरा प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो नेफ्रॉन की बात करें तो आपको हमने बता दिया कि 1 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन मिलकर के एक वृक्क का निर्माण करते हैं, किडनी। तो किडनी का काम क्या होता है? वृक्क का काम होता है फिल्टर करने का, मतलब रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। ठीक, ये वृक्क है और ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर करने का, रक्त को शुद्ध करने का। इसी में एक पॉइंट आता है अपोहन। क्या आता है? अपोहन। तो इसमें क्या होता है कि रक्त को छान करके, फिल्टर करके कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य अपोहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। मतलब रक्त को छान करके कोशिकाओं तक पहुंचाना ही क्या अपोहन का कार्य होता है। अपोहन की प्रक्रिया में यही होता है। ठीक, छान कर, ब्लड को छान करके ये काम होता है। तो आइए अब हम फिगर की तरफ चलते हैं और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसको हम समझते हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा, लिखा है कोशिका गुच्छ। ये जो बहुत सारे गोली जैसी संरचना दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका गुच्छ बोलते हैं। ठीक, और ये जो प्यालेनुमा संरचना दिख रही है आपको, प्यालेनुमा संरचना है, वो आपका क्या है? बोमेन संपुट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। और ये आपको नलिकाकार भाग दिख रहा होगा, वो आपका 3रे नंबर पे लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं, क्या लिखा? संग्राहक नलिका। तो ये आपकी क्या होती है? ये संग्राहक नलिका होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, संग्राहक नलिका होती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या लिखा? अभिवाही धमनियां होती हैं और इसको बोलते हैं अपवाही धमनी। तो इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके एक एक पॉइंट की कि हम कहां से, देखो कहां से शुरू होता है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर कोशिका गुच्छ दिख रहा है, धमनियां दिख रही हैं, तो क्या होता है अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमने बताया कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं जो नेफ्रॉन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? नेफ्रॉन का निर्माण करती हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी संरचना से होती है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट बोलते हैं। तो ये कोशिका गुच्छ जो है, ये आपको बहुत सारी जो इस तरह से गोलीनुमा संरचना दिख रही हैं, ये सब कोशिका गुच्छ क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस नामक, ये आपको दिख रहा है, ये कोशिकाओं का गुच्छ, और इसके सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है।
इस तरह से ये जाल बना लेता है और यहीं से क्या होता है, जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर धमनियों के द्वारा पहुंचता है तो वो फिल्टर होकर के कहाँ पे पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है बोमेन संपुट में। यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ में क्या क्या होगा वो भी आप समझ लो। पहला है कि अपशिष्ट पदार्थ में आपको जब वृक्क धमनी की शाखा है ना वृक्काणु में प्रवेश करती है तो जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से छनकर ओमेन संपुट में आ जाते हैं। मतलब कि यहाँ से फिल्ट्रेट होकर के छन करके कहाँ पे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं वोमेन संपुट पे। और यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर उनका फिर से अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है। उसमें भी जो होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है, तो उसमें क्या क्या बचता है वो आपको समझ लेना है। अब यहाँ पे आपको पता हो गया कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ पे आ गया, वोमेन संपुट पे, यहाँ पे आ गया। तो अब समझते हैं, वृक्काणु से नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल पुनः अवशोषण होता है। मतलब ग्लूकोज का, लवण का, अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो अब उसके बाद फिर क्या होगा, वो वहां पे जो अवशोषित होगा वो इस नलिका के द्वारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो हमारे संग्राहक नलिका में पहुंच जाएगा और संग्राहक नलिका से फिर वो यूरेटर या मूत्र वाहिनी के द्वारा हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, लिखा है हेनले अधिरोही चाप। यहाँ पे आपको इस तरह से संरचना, यू आकार की संरचना दिख रही है और ये अधिरोही और अभिरोही चाप मिल करके एक हेनले लूप तैयार करते हैं जिसको हम हेनले का चाप कहते हैं। उसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि वृक्क नलिका के कार्य में आपको क्या लिखना है कि वृक्क नलिका जो होती है, ये जो आपको टेढ़ी मेढ़ी सी रचना दिख रही है इसको वृक्क नलिका बोलते हैं। तो इसमें एक समीपस्थ और एक दूरस्थ भाग होता है। समीपस्थ भाग के नीचे का आकार अवरोही चाप बनाता है। अवरोही और अधिरोही चाप एक विशेष भाग को हेनले चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेनले चाप बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अब आपको पता हो गया कि कहाँ से अपशिष्ट पदार्थ आते हैं और किस तरह से फिल्ट्रेट होकर के छन करके वो इस नलिका के द्वारा हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं। तो इसमें अब आपको नलिका का श्रावण, जो नलिका है यहाँ से किस प्रकार श्रावित होता है, उसका श्रावण किस प्रकार होता है वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो लिखा है यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु की नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे पर रह जाते हैं। जहां पर अंतिम सिरे पर रह जाते हैं और वो यूरेटर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यूरेटर का निर्माण करते हैं और ये अस्थायी रूप में संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के द्वारा जब दाब पड़ता है तो वो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है या यूरेटर के द्वारा हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और ये इनका काम क्या होता है, ये इसलिए छाने जाते हैं जिससे कि हमारा जो ब्लड है, रुधिर है, वो शुद्ध रहे, इसलिए ये वृक्क जो है वो फिल्ट्रेट का काम करते हैं। ये आपके टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में आया है कि नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रिया विधि लिखिए, तो आपको इसी तरह से बुक में तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको ये बढ़िया सा फिगर बना देना है और इसी तरह से ये 4-5 पॉइंट जो हमने बताए हैं उनको आपको अच्छे से लिख देना है और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, ये भी आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।